हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी क्लास बोर्ड में। प्यारे छात्रों, आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि मैंने साइंस से 30 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर लाया हूं, जो काफी मेहनत करने के बाद लाया हूं। इसलिए प्यारे छात्रों, आप लोगों को 30 में से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़नी है। अगर 30 में से 30 क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ से 8 से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। दूसरी बात प्यारे छात्रों, आप लोगों को 30 में से 20 सही कर कर जानी है। अगर आप लोग 30 में से 20 सही करके जाते हैं तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताना, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगी, क्योंकि आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम को लेकर कितना सीरियस है और आपके आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए प्यारे छात्रों, पहले नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न जो आप सभी छात्रों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और कोई भी प्रश्न का जवाब देने के लिए आपके पास 2 से 4 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो पहला नंबर प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रही है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा मैं चित्रों के माध्यम से समझा देना चाहता हूँ। ये जो दर्पण आप लोग देख रहे हैं, किसी गाड़ी का साइड मिरर है। तो यह जो दर्पण होता है ये उत्तल दर्पण होता है। पीछे का जो वस्तु है या पीछे का जो दृश्य है वो बहुत बड़े आकार में होता है, और उस वस्तु को छोटे आकार में करके दिखाने का काम करता है। कौन सा दर्पण काम करता है? तो उत्तल दर्पण काम करता है। चलिए चलिए प्यारे छात्रों, इतना तो क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो आपको तो पता ही है, 2 से 4 सेकंड का समय दिया जाता है, आपको इसी बीच में जवाब देना है। तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। ये जो भाई को आप लोग देख रहे हैं, यह भाई किसी नाई के दुकान में दर्पण के सामने बैठा है। किसी दर्पण के सामने बैठा हुआ। कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का कार्य क्या होता है? तो अवतल दर्पण का कार्य यह होता है कि छोटे वस्तु को बड़े आकार में दिखाना। अब जैसे बाल होती है, तो बाल एक भी छूटे ना, वह बाल को क्या करता है? अवतल दर्पण साइज को बढ़ा देता है। तो अवतल दर्पण को साइज को बढ़ाना, माने कि अवतल दर्पण को साइज के बढ़ाना, यह काम करता है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, ग्रहणी भाग है। तो ऑप्शन ए है मुख गुहा का, ऑप्शन बी अमाशय का, ऑप्शन सी छोटी आंत का और ऑप्शन डी बड़ी आंत का। तो ग्रहणी भाग किसकी है? तो ग्रहणी भाग छोटी आंत की है। जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है? तो रक्त में ऑक्सीजन का जो वाहक है हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन जो होता है वह ऑक्सीजन को लेके दौड़ने में पूरे शरीर में काम करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो ऑप्शन ए है 120 दिन, ऑप्शन बी 180 दिन, ऑप्शन सी 80 दिन और ऑप्शन डी 220 दिन। तो आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल होता है। तो इसकी अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि जो है 120 दिन का होता है। तो जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहा था या भटक रहा था उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर को देखते हैं। पौधों में शोषण होता है। तो ऑप्शन है जड़ में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी तना में और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो पौधों में जो शोषण होता है जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है और तना से भी होता है, माने इनमें से सभी से होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से पौधा अपना शोषण प्राप्त करता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 7वां नंबर प्रकाश 7वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन ए है रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन और ऑप्शन डी सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो केवल और केवल दिन में होता है। सूर्य के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अपना पौधा करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के मतलब क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब यह होता है कि अपना जो भोजन बनाने का काम करता है वह सूर्य के उपस्थिति में होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण अपना जो भोजन बनाता है वो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल और केवल दिन। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं।
8वां नंबर प्रश्न है, वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है? वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है? तो ऑप्शन ए है शोषण, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन और ऑप्शन डी उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता। तो चलिए चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब जो हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शोषण। मैंने शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो शोषण होता है। तो जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर ए की तरफ भटक रही थी या उनका जवाब सही था, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 8 से 10 मीटर, ऑप्शन बी है 6 से 8 मीटर और ऑप्शन सी है 2 से 4 मीटर और डी है 1 से 2 मीटर। तो मनुष्य के आहार नाल पूछ रहे हैं, तो आहार नाल किसे कहते हैं? तो आहार नाल उसे कहते हैं जहां से भोजन गुजरता है, जहां जहां से जो भोजन होता है ना वह गुजरता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। तो उसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। इसे याद रखना, यह प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में दोहराए जाते हैं। तो हम जो 30 प्रश्न बताएंगे इसमें लगभग सभी प्रश्न दोहराए ही जाते हैं। तो आप लोगों को कोई भी यहाँ से प्रश्न नहीं छोड़नी है। अगर एक भी प्रश्न आप लोग छोड़ देते हैं तो क्या पता 8 से 10 नंबर जो 30 में से आने वाली है वह प्रश्न वही हो। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन ए है हमेशा उल्टा, ऑप्शन बी है हमेशा सीधा और ऑप्शन सी है उल्टा भी और सीधा भी। तो और ऑप्शन डी है कुछ निश्चित नहीं। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? हमेशा सीधा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी ज्यादा, ऑप्शन सी समान और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। मैंने वायु में जो प्रकाश की चाल होती है ना वो निर्वात के अपेक्षा बहुत कम होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी गोबर छत्ता और ऑप्शन सी उड़हुल और ऑप्शन डी अम्रवेल। तो गोबर छत्ता, यह जो चित्र देख रहे हैं यह गोबर छत्ता है। यह जो पौधा ये कहाँ पाया जाता है? तो यह पौधा सड़े गले स्थान पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सड़े गले स्थान से ये अपना भोजन प्राप्त करता है। तो मृतोपजीवी का जो उदाहरण होता है गोबर छत्ता होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए है पीलट कोच, ऑप्शन बी क्राउन कोच, ऑप्शन सी नीलम और ऑप्शन डी हीरा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर डी। अपवर्तनांक जो है सबसे ज्यादा हीरा को होता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। तो ऑप्शन ए है केवल आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है केवल वास्तविक प्रतिबिंब और ऑप्शन सी है ए एवं बी, ऑप्शन डी है दोनों में कोई नहीं। तो अवतल द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन ए है 6.25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12.5 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 5.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी 25 सेंटीमीटर होगी। जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहा था या भटक रहा था उनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी है अवकारक, ऑप्शन सी है अभिकारक और ऑप्शन डी है प्रतिफल। तो रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे थे उनका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है Na2SO4 प्लस BaCl2 के साथ BSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है।
तो ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। जब यह जो पदार्थ है, यह पदार्थ अपने साथ अभिक्रिया करेगा तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए है उबलता हुआ जल, ऑप्शन बी मोम का पिघलना, ऑप्शन सी पेट्रोल का जलना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? तो दहन का जो अभिक्रिया है वो पेट्रोल का जलना होगा। कौन सा होगा? पेट्रोल का जलना होगा। तो जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रही थी उनका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी ट्रेकिया, ऑप्शन डी यकृत और ऑप्शन सी गिल्स। तो निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? तो श्वसन से जो संबंधित नहीं है वो यकृत संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं है? तो यकृत संबंधित नहीं है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यकृत। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है? तो ऑप्शन ए है धमनिकाएं, ऑप्शन बी है कोशिकाएं, ऑप्शन सी है शिराएं और ऑप्शन डी है कोई नहीं। जिन जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रही है उनका आंसर सही हो जाएगा। मानव शरीर के भिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है? तो धमनिकाएं बनाती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंडाणु निषेचित होता है? तो ऑप्शन ए है योनि में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी फैलोपियन नलिका में और ऑप्शन डी अंडाशय में। तो अंडाणु जो निषेचित होता है कहाँ होता है? तो अंडाणु निषेचित फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? फैलोपियन नलिका। इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक लिंगी पादप का उदाहरण है अथवा एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है पपीता, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी अरहुल और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक लिंगी का उदाहरण क्या है? पपीता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। फूल का कौन सा भाग बदलता है? तो ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्रीकेसर, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी बीज। तो फूल का कौन सा भाग बदलता है? तो फूल का जो भाग बदलता है वो अंडाशय बदलता है। कौन सा भाग बदलता है? अंडाशय। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है वयस्क, ऑप्शन बी प्यूबर्टी और ऑप्शन सी प्रीकब और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रीकब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीकब। इसे आप लोगों को याद रखना, परीक्षा में बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, या नहीं तो इस बार पूछा जाएगा। जैसे हमें बता रहे हैं कि 30 में से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़नी है। अगर एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो 30 में से आप लोगों को यहाँ 8 से 10 नंबर फिक्स है। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो 10 में से आप लोगों को नो ही आएगा। तो इसलिए आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रही हूँ वह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके परीक्षा के पर्पज से बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है? तो ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नारंगी। तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है? तो वर्ण जो अधिक परिकीर्णन करता है वह नीला करता है। कौन सा कलर करता है? तो नीला कलर करता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, ऑप्शन बी है कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर और ऑप्शन सी है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है? तो ऑप्शन ए है समरूप, ऑप्शन बी है तो तुरूप, ऑप्शन सी है अपसरित और ऑप्शन डी है अवमंदित। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा छात्रों? तो इसका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपसरित होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अपसरित होती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां नंबर प्रश्न, जो इसके बाद एक और प्रश्न बच जाएगा जो लास्ट होगा। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 46 और ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 22 जोड़ा। तो मनुष्य के युग्मक की गुणसूत्रों को कितनी संख्या होती है? तो मनुष्य की जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है जो लास्ट प्रश्न है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो ऑप्शन ए है ब्राहदल, ऑप्शन बी है पंखुड़ी, ऑप्शन सी है पुंकेसर और ऑप्शन डी है स्त्रीकेसर।
तो यहाँ पे जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी के तरफ जा रही है या भटक रही है तो उनका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उनका आंसर सही हो जाएगा। प्यारे छात्रों, आप 30 में से कितना सही कर पाए हैं आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग 30 में से 30 सही कर लिए होंगे या याद कर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ से 8-10 नंबर फिक्स है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे छात्रों, आज की यह क्लास आप सभी छात्रों को अच्छा लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि इस तरह का जो है परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा लाकर देता रहूँगा, ताकि आप लोगों को परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना पहुँचे और आप लोग परीक्षा सेंटर पर जाएं और अच्छा से आप लोग अपना कॉपी को लिख पाएं। ऐसा मैं क्वेश्चन आप लोगों को लाकर देने का प्रयास करते रहता हूं। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे छात्रों, आप वीडियो का करता हूं समाप्त। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।